हेलीवेट्स तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एटमॉस्फेयर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देख ली थी, और हम लोग बात की थी किसके बारे में, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में देखा था। और हम लोग ने डिस्कस किया था कि हम लोग एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे गैसेस के बारे में बात कर रहे थे कि कंपोजिशन कैसी कैसी थी। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस कर लिया था, तो हमने CO2 के बारे में डिस्कस कर लिया था कि कैसे कैसे जो CO2 होती है वो इंसोलेशन यानी कि हम लोग बात करें सोलर रेडिएशन को धरती के अंदर आने देती है, ट्रांसपेरेंट होती है उसके लिए। बट OPQ होती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए, यानी कि अगर डायरेक्ट सूर्य की किरणें होती हैं तो भैया उनके पास होती है इंटेंसिटी, तो भैया चीर के घुस जाती है अंदर CO2 के अंदर। क्यों घुस जाती है? क्योंकि भैया उसके पास इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। बट OPQ होती है किसके लिए? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए, कि यानी कि अब भैया चीर के घुस तो गई अंदर, भैया ज़मीन गर्म कर दी। अब ज़मीन से भी तो जब ज़मीन गर्म होगी तो उससे भी तो हीट रिलीज़ होगी। तो भैया जब हीट रिलीज़ होगी तो अब वो जो हीट निकल रही है तो भैया वो कुछ परसेंट ही, जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं, तो भैया जो CO2 थी हमारी वो सीधी तो घुस गई। पर जब ज़मीन गर्म हो गई, ज़मीन गर्म होने के बाद ऊपर निकल रही है, तो केवल और केवल हमारी जो CO2 है अब उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए। वो हमारी जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन थी यानी कि जो धरती से ज़मीन से गर्मी निकल रही थी, अब उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी कम, और भैया अब हमारी जो CO2 है उसे निकलने नहीं देगी। तो ये निकलने नहीं देगी तो भैया फिर हम लोग बात करें हमारी धरती गर्म होने लगेगी। तो भैया जो ऊपर से हमारा जो ऊपर से गोला बन रहा है जो एटमॉस्फेयर का, तो भैया जो गर्मी है वो उसी के अंदर ही अंदर रहने लगेगी। जब अंदर ही अंदर रहने लगेगी भैया, तो भैया वही है ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। जितने भी हमारे ग्लेशियर हैं उतनी भारी मात्रा में हमारे क्या बनने लगेंगे, उतनी भारी मात्रा में हमारे यहाँ पे गर्मी होने लगेगी और ग्लेशियर्स वगैरह पिघलने लगेंगे। ग्लेशियर पिघलेंगे तो भैया सी लेवल राइज होगा। सी लेवल राइज होगा तो भैया जो समुद्र किनारे बचे हुए टापू हैं, या फिर हम लोग बात करें ऐसी कंट्रीज हैं जैसे कि हमारे अंडमान निकोबार हुए, तो भैया ये तो सब डूब ही जाएंगे। क्योंकि भैया छोटे छोटे टापू हैं तो भैया पानी बढ़ेगा तो भैया डूब नहीं जाएंगे। और ऐसी कंट्रीज जो कि समुद्र किनारे बसी हुई हैं तो भैया वो सब डूब नहीं जाएंगी। आप लोग खुद बताइए। तो ये सारा रीज़न होता है। तो भैया इतना मतलब समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो बताइए, बता दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा और क्या करूंगा। और भैया इसी इन्वायरमेंट के चक्कर में भैया दुनिया भर की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जैसे पेरिस कॉन्फ्रेंस वगैरह सुनी होगी आप लोगों ने। तो इन्वायरमेंट को लेकर कॉन्फ्रेंस तो यही होती है कि भैया कुछ भी करके कार्बन एमिशन कम करना है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अगर मात्रा में प्रेजेंट हो गया हमारे एटमॉस्फेयर में तो भैया उतनी मोटी लेयर बना लेगा और उतनी जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो जाने कम देगा, और फिर गर्मी गर्मी होती जाएगी, दिक्कत कर देगा। तो भैया जो डेवलपिंग है, तो भैया रोना क्या होता है कि जो डेवलप्ड कंट्री होती हैं अब वो तो भैया डेवलप हो गई, वो तो कह रही भैया हमें अब डेवलपमेंट नहीं करनी है, हो गया इतना होना था। भैया अब दूसरों से मना करती हैं जो डेवलपिंग है, यानी कि जो गरीब देश हैं भैया उनसे कहते हैं कि भैया आप लोग बंद करिए, आप लोग क्या कर रहे हैं, ये डेवलप कर रहे हैं। अब जो गरीब देश वाले हैं वो कह रहे हैं अरे भैया जब आज़ादी हुई नहीं थी, जब आप कॉलोनाइजेशन कर रहे थे तो आपने तो इतना भयंकर रगड़ के इस्तेमाल किया कि भैया हमें झील दिया पूरा तरीके से। तब तो भैया आपको एनवायरनमेंट दिख नहीं रहा था, इतनी भयंकर पॉल्यूशन फैला रहे थे आप भैया कि कुछ पूछो नहीं। आज आप डेवलप हो गए तो ज्ञान दे रहे हैं आप, हैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दो हमें, ऐसा वो लोग कहते हैं। तो भैया इनकी डिबेट चलती रहती है, तो भैया अब इनकी डिबेट तो चलती रहेगी क्योंकि भैया इन्हें भी डेवलप होना है। पर पॉल्यूशन का के बारे में कौन सोच रहा है? कोई नहीं सोच रहा है। पॉल्यूशन से किसी को मतलब नहीं है। या फिर हम लोग बात करें एनवायरनमेंट से रिलेटेड, किसी को दिक्कत नहीं है। जब भैया वही है कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगी तो गला काट के जिएंगे भैया, जो अमीर होंगे बच जाएंगे, जो गरीब होंगे निपट जाएंगे, सीधी सीधी बात है। तो ये सोचना चाहिए एनवायरनमेंट को लेकर, इसलिए पेड़ वगैरह लगाते रहना चाहिए। एक उपाय है भैया हमारे पास, और क्या उपाय है? तो भैया और कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम CO2 के बारे में। तो भैया यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो भैया जैसे कि जो CO2 होती है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो कैसे है हम लोग वो बात करते हैं। तो भैया ठंडे इलाकों में क्या होता है कि एक ऐसे कांच का एक चैम्बर बनाया जाता है, ग्रीन हाउस बनाया जाता है, उसके अंदर पेड़ उगा देते हैं। तो भैया पेड़ उगाने के बाद हम लोग बात करें कि क्या होता है कि जो सूरज की रोशनी होती है तो भैया क्या करते हैं कि अब भैया उन्हें पर्याप्त मात्रा में फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की ज़रूरत पड़ रही है। तो भैया अब यहाँ पे सनलाइट आती कम है ठंडे इलाकों के अंदर। तो भैया अब वो लोग क्या करते हैं कि भैया एक कांच का घर बना लेते हैं जो कि क्या करती है, जो कि क्या करती है CO2 की तरह, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की तरह जो सूरज से रोशनी आती है उसे तो मतलब आने देती है,
पर जो हम लोग बात करें वहाँ से निकलने नहीं देती है। तो ये वैसे यहाँ पे क्या हमें क्या दिखने लगता है, ग्रीन यहाँ पे हरी-हरा ज़्यादा दिखने लगता है। यानी कि हम लोग इसे क्या कहने लगते हैं फिर, ग्रीन हाउस कहते हैं। तो भैया इसीलिए जिस तरह की हमारा ये जो काँच का कमरा था ये काम कर रहा था, उसी तरह CO2 भी हमारी काम करती है। यानी कि इसीलिए हम लोग कह देते हैं जो CO2 है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि भैया हम लोगों ने कांच का घर बनाया है ठंडे इलाकों के अंदर, तो उसके अंदर पेड़ वगैरह उगाया है। तो भैया इसने सन ने क्या किया, सन ने हीट दी पर निकलने नहीं दिया इस कांच के घर ने उसे। अंदर तो चली गई, बाहर नहीं निकलने दिया। और इससे क्या यहाँ पे पेड़ उगने लगे। तो भैया इसे इसी घर को क्या कह दिया, ग्रीन हाउस कह दिया। तो भैया ग्रीन हाउस को हम लोग अब ऐसे समझ सकते हैं कि भैया ये CO2 की तरह वर्क कर रहा है। तो भैया इसीलिए हम लोग कह देते हैं ग्रीन हाउस CO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं CO2 की तरह ही तो काम कर रहा है कि जैसे कि ये नहीं ट्रांसफर करने देती है वैसे ही CO2 भी होता है। तो इतना पॉइंट क्लियर हुआ। मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा CO2 जो हमारा स्टेटमेंट लिखा है, CO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि भैया ठंडे इलाकों के अंदर क्या किया जाता है, जहाँ पे जो सूरज की रोशनी है वो कम आ पाती है। तो भैया यहाँ पे क्या करते हैं लोग, छोटे छोटे से कांच के घर बना लेते हैं। छोटे छोटे से कांच के घर बना लेते हैं जो कि वर्क करते हैं कैसे, CO2 की तरह, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की तरह वर्क करते हैं। कैसे करते हैं, तो भैया ये क्या करता है, जो कांच के घर होते हैं, कांच का ये कमरा बनाते हैं, तो ये हीट को ट्रैप कर लेता है और निकल नहीं देता है, जस्ट लाइक CO2। तो इसी तरह हमारा CO2 वर्क करता है, तो यहाँ पे निकल नहीं देता। तो यहाँ पे जो या हमें बहुत सारे जब बहुत मात्रा में पेड़ उगने लगते हैं तो भैया इसे ग्रीन हाउस कह देते हैं। यानी कि हम लोग अब कह सकते हैं CO2 क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, अब समझ में आ गया होगा आप, आई थिंक सो। और हम लोग अब बात करेंगे अपने तीसरे पॉइंट के बारे में। तो वॉल्यूम ऑफ अदर गैसेस इज कांस्टेंट। यानी कि जो हमारी जो दूसरी गैसेस हैं वो तो जैसी थी बहुत सदियों पहले, हम लोग बात करें हमारे पिताजी के टाइम पे या फिर दादाजी के टाइम पे, वो वैसी की वैसी हैं। पर हम लोग बात करें जो वॉल्यूम है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये क्या कर रहा है, दिन पर दिन बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि भैया कुछ डिकेड से हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो भैया पेट्रोल वगैरह आप लोग गाड़ी चलाते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि भैया जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो ज़्यादा हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो जैसे ही हम लोग देख रहे हैं इनका एटमॉस्फेयर के अंदर इनका इंक्रीज हो रहा है, तो भैया वही हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हमारी ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो भैया यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो दूसरी गैसेज है, हिंदी में भी लिखा है कि भैया जो दूसरी गैसेज है जैसे कि नाइट्रोजन हुई, तो भैया ये 78% थी होती है, और ऑक्सीजन भी थोड़ा ही बहुत अंतर आया। आर्गन वगैरह ये सब क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि इनमें ज़्यादा बढ़ना घटना नहीं देखने को मिल रहा है। पर हम लोग बात करें CO2 का, हम लोग बात करें समय के साथ साथ बढ़ रही है। इसीलिए कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जैसे कि पेरिस कॉन्फ्रेंस वगैरह या दूसरी कॉन्फ्रेंस इसीलिए होती हैं कि भैया कैसे भी करके आप लोग अपनी कंट्री के अंदर ऐसे गोल बनाइए जिससे कि हम लोग क्या कर सकें, कार्बन के एमिशन को कम कर सकें। तो भैया आप लोग खुद देख सकते हैं कि डेटा यहाँ पे 2005 में 0.036% था, और नीचे आप लोग देख रहे हैं 2025 में 0.04% हो गई है हमारी जो कार्बन का एमिशन है वो बढ़ चुका है। कितने परसेंट से, 0.4 से बढ़ चुका है। नहीं, 0.0, सॉरी मैं गलत बोला, 0.04% से बढ़ चुका है। तो हम लोग ये सब देखने को मिल रहा है हमें कि हमारा जो कार्बन का जो हम लोग बात CO2 था, CO2 की मात्रा बढ़ रही है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यानी कि जो दूसरी गैसेस हैं वो कांस्टेंट है, यानी कि वो बढ़ घट नहीं रही हैं। पर जो हमारी CO2 है उसकी हम लोग बात करें उसकी कंटेंट वॉल्यूम बढ़ रहा है समय के साथ साथ। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, कोल, पेट्रोलियम या दूसरे नेचुरल गैसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इतना क्लियर हुआ। तो भैया हमारा थोड़ा सा टॉपिक बचा है ओजोन लेयर का, इसे भी निपटा देते हैं तो बहुत जल्दी से। तो भैया हम लोग बात करें कि भैया इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, दो ही पॉइंट हैं। तो भैया सबसे पहले हम लोग बात करें कि ये पाई जाती है कहाँ पे, 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। यानी कि एवरेज हाइट कितनी मानी जाती है, 13 से 50 किलोमीटर की हाइट मानी जाती है। यानी कि हमारी धरती के सरफेस से 13 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। और हम लोग बात करें मैक्सिमम कहाँ तक पाई जाती है, तो मतलब ज़्यादातर इसका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से कहाँ तक रहता है, तो 35 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक रहता है। जैसे कि हम लोग बात करें ये हमारी धरती का सरफेस है, इसके ऊपर है ट्रोपोस्फेयर, और वो इसके बाद आता है फिर स्ट्रेटोस्फेयर। तो भैया स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एग्जिस्ट करती है हमारी ओजोन लेयर। इतना क्लियर हुआ। दूसरा
पॉइंट ये है कि भैया ये एक्ट ऐसा एक्ट करती है फ़िल्टर की तरह। यानी कि ये क्या करती है, जो हम लोग बात करें सूरज के अंदर बहुत भयंकर गर्मी होती है, क्या होती है? बहुत भयंकर गर्मी होती है, तो भैया उससे अलग-अलग प्रकार की गैस निकलती हैं, जैसे कि इसमें से यूवी रेज़ भी निकलती हैं, यानी कि पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। तो भैया ये क्या करती है, बाकी जो अच्छी लेयर अच्छी हम लोग बात करें, जो कम पावरफुल रेज़ होती हैं, उन्हें तो अंदर आने देती है, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हैं, जो हमारे जीवन देती हैं, उन्हें तो अंदर आने देती है। पर जो हार्मफुल हैं, यूवी रेज़ हैं, जो कि हमें अगर पड़ जाए हमारे हाथों के ऊपर, तो भैया हमें स्किन कैंसर तक हो सकता है। तो भैया इन किरणों से तो इनको रिपेल करके वापस भगा देती हैं, भेज देती हैं वापस। तो एज़ अ प्रोटेक्टर की तरह, यानी कि हम लोग बात करें एज़ अ बैरियर की तरह काम करती है हमारी क्या ओज़ोन लेयर। तो इतना क्लियर हुआ या नहीं? अगर क्लियर हुआ तो भैया लाइक का बटन दबा देना और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।